हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम विजन आईएएस का जो मेंस 365 मैगजीन है, ये पॉलिटी का मैगजीन है और पॉलिटी से संबंधित जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं इसको हम करेंगे। इसमें हम उन सभी टॉपिक्स को करेंगे जो कि बीपीएससी मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो। ये जो मैगजीन है ये यूपीएससी के लिए बनाया जाता है और यूपीएससी के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इसके आधार पर ये मैगजीन तैयार किया जाता है। लेकिन बीपीएससी का जो ट्रेंड है, क्वेश्चन पैटर्न है, वो कुछ अलग होता है यूपीएससी से। और इसमें हम उन्हीं सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। बीपीएससी के पॉलिटी सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और उन्हीं सारे टॉपिक्स को हम इस विजन आईएएस के मैगजीन से, जो करंट में अभी चल रहा है जो टॉपिक्स और जो बीपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी टॉपिक्स को करेंगे। तो ये मेन 365 पॉलिटी का मैगजीन है और इसमें जो सबसे पहला जो दिया गया है विषय सूची, इसमें है भारतीय संविधान, प्रावधान और अमूल संरचना से संबंधित जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं। तो इसमें हमें बीपीएससी का अगर क्वेश्चन पैटर्न आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, इनसे सवाल पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। तो ये हम टॉपिक्स करेंगे। अधिकार और कर्तव्य, अधिकारों एवं कर्तव्यों का संतुलन, मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन, फ्री स्पीच यानी कि राइट टू स्पीच। तो ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे। और फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये बिहार के एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस वीडियो में हम ये पहला टॉपिक करते हैं, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ से जुड़ा हुआ। तो पहला है भारतीय संविधान, प्रावधान और मूल संरचना यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। और इसी में पहला दिया गया है अधिकार एवं कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो अधिकार एवं कर्तव्यों का संतुलन से जो ये न्यूज़ आया था, ये सुर्खियों में क्यों रहा था? तो हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने संविधान दिवस समारोह के दौरान मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने की वकालत की है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा था कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए वकालत की गई थी संविधान दिवस के समारोह पर केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा। अधिकार और कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। तो मौलिक अधिकार उन दावों को प्रदर्शित करते हैं जो किसी व्यक्ति के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक हो। इनमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। एक समाज या राष्ट्र वैधानिक, सामाजिक या नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति समाज तथा इनके मानदंडों के एक भाग के रूप में अन्य व्यक्तियों, समाज, राष्ट्रीय मानवता के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करता है। जैसे वेदों में ऋत के आधार पर धर्म और कर्म के सिद्धांत दिए गए हैं। अधिकार और कर्तव्यों को एक साथ देखने के लाभ क्या क्या हैं, और एक तरफ दिया गया है अधिकार और कर्तव्यों को साथ देखने से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं। तो ये दो टॉपिक्स दिया गया है टेबुलर फॉर्म में। तो पहला है कि एक साथ देखने के लाभ क्या हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को एक साथ देखने का क्या क्या लाभ दिया गया है। तो इसमें है, पहला है पूरक प्रकृति। तो प्रत्येक अधिकार में दूसरों के अधिकार का सम्मान करने और उनके रक्षा करने से संबंधित दायित्व शामिल होता है। उदाहरण के लिए मीडिया को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, साथ ही उनका यह भी कर्तव्य है कि वे एक दूसरे की निजता का सम्मान करें। तो ये एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ऐसे आप अगर आंसर में आप अपने ऐड कर सकते हैं। कोई भी अगर आपने कोई भी टॉपिक लिखा और उसको अगर आपने एग्जाम्पल से क्लैरिफाई कर देते हैं तो ये काफ़ी मार्क्स फेचिंग होता है। तो यहीं पे दिया गया है कि एक दूसरे का सम्मान करना और उनके रक्षा से संबंधित दायित्व शामिल होता है। तो उसमें क्या दिया गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मीडिया को मिला है, लेकिन उनका यह भी कर्तव्य है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पालन करते हुए वे एक दूसरे की निजता का भी सम्मान करें। तो ये एक अधिकार और कर्तव्य एक साथ रखने का ये लाभ है। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव। यद्यपि विधि का शासन राज्य का उत्तरदायित्व है, लेकिन कर्तव्य यह सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम अधिकांश आबादी किसी बाहरी दबाव के बगैर कानून का पालन करे। तो ये क्या दिया गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इससे बचाव भी होता है अधिकार और कर्तव्यों को साथ देखने से। नेक्स्ट दिया है शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने में ये सहायक होते हैं। वो कैसे? तो अधिकारों तथा कर्तव्यों को शामिल किए जाने से लोगों के साथ रचनात्मक जुड़ाव में प्रशासन को सहायता मिलती है। यह शांति और सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र के निर्माण में सहायता करता है। इसके अलावा यह हिंसा से जुड़े कृत्यों और सभी प्रकार के भेदभाव को भी हतोत्साहित करता है। अब इसमें भी उदाहरण के हिसाब से समझाया गया है। उदाहरण के लिए, यदि लोग संविधान का पालन करने के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं का ईमानदारी से सम्मान करते हैं तो शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार हिंसा त्यागने का निर्णय समाज की जीवंतता और बहुलवादी प्रकृति को संरक्षित करने में सहायक करता है।
सहायता करता है। नेक्स्ट है कि राज्य को उसके कर्तव्य निर्वहन करने में सहायता करना। तो जो अधिकार और कर्तव्य को एक साथ रखा जाता है, तो इससे राज्य और उसके कर्तव्य निर्वहन करने में भी सहायता मिलती है। जैसे राज्य लोगों की सहायता के बगैर सभी अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए राज्य को सबकी शैक्षिक तथा पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माता पिता या उन व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं अथवा करों का भुगतान करके संसाधन उपलब्ध करने में सहायता करते हैं। केवल स्वहित एवं कल्याण या स्वार्थ पूर्ति जैसी प्रवृत्तियों को रोकने में सहायक है। तो साझी मानवता और दूसरों के अधिकारों के लिए वास्तविक सम्मान दोनों ही लोगों द्वारा स्वार्थ पर नियंत्रण पान और अधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए आवश्यक है। मूल कर्तव्यों के बिना मूल अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकारों के साथ साथ उसे कुछ दायित्व भी प्रदान किए गए हैं। यानी कि मूल कर्तव्य के बिना मूल अधिकार जो है इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है और कुछ अधिकारों के साथ साथ कुछ दायित्व भी प्रदान किए गए हैं व्यक्ति को। जैसे उदाहरण के लिए अनुच्छेद 26 में प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 51A के क में उपबंधित किया गया है कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसर प्रदान करना चाहिए। अब इस तरफ टेबल में दिया गया है अधिकारों और कर्तव्यों को एक साथ देखने से संबंधित मुद्दे, यानी कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहला है स्वरूप की भिन्नता। तो प्रत्येक मनुष्य को जन्म के साथ ही कुछ अधिकार मिल जाते हैं, किंतु कर्तव्यों के पालन के लिए सक्षम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। दूसरा दिया गया कि अधिकार कर्तव्यों के अग्रदूत होते हैं। मूलभूत गरिमा और अधिकारों की पूर्ति के बिना लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के लिए बिना ऐसे कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा कठिन होगा जो दूसरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता आदि का सम्मान करे। वैधानिक स्थिति में भिन्नता इसमें क्या है, तो मौलिक अधिकारों की एक प्रमुख विशेषता न्यायालय में इनकी प्रवर्तनीयता है। न्यायालय द्वारा जारी रिट के माध्यम से मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाया जा सकता है अथवा उपचार की मांग की जा सकती है। हालांकि मौलिक कर्तव्य गैर परिवर्तनीय प्रकृति के होते हैं। दूसरा है राज्य को उसके उत्तरदायित्वों से एक संभावित छूट। तो राज्य कानून का शासन और मानवाधिकारों का संरक्षण राज्य के उत्तरदायित्व है। इसके लिए उसे विधि के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। यानी कि कानून का शासन और मानवाधिकार का जो संरक्षण किया जाता है, ये किसका उत्तरदायित्व है, तो ये राज्य का उत्तरदायित्व है। उदाहरण के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कर्तव्यों का पालन न होने के कारण अधिकारों की पूर्ति नहीं की गई। नेक्स्ट है अधीनता का इसमें जोखिम रहता है। तो लोकतंत्र में संविधान की मूलभूत इकाई एक व्यक्ति होता है। अधिकारों की भांति कर्तव्यों पर समान ध्यान देने से सामूहिक इच्छा के प्रति व्यक्तिगत अधीनता स्थापित होने का जोखिम होता है। अस्पष्ट और व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति, यानी कि अस्पष्ट और व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति से क्या दिया गया है कि कर्तव्यों से जुड़ा एक अन्य मुद्दा इसका अस्पष्ट स्वरूप तथा कुछ धार्मिक सिद्धांतों के साथ इससे टकराव से संबंधित है। उदाहरण के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों में व्यापक विविधताएं विद्यमान है। समय समय पर अन्य सिद्धांतों के साथ इनकी परस्पर विरोधी व्याख्याएं सामने आती रही हैं। तो इस तरह से आपने टेबल में क्या देखा कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन मिल जाता है कि मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखने से क्या इसके फेवर में आपको लिखने का आ जाएगा और इसके अगेंस्ट में लिखने को आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस टेबल के फॉर्म में आप दे सकते हैं। 4-5 पॉइंट्स आप इससे अपने नोट्स में ऐड कीजिए और इसके आगे दिया गया है कि इसके आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो कोशिश करना है कि अगर आप इस मैगजीन को पढ़ रहे हैं, इस तरीके से मैं इसका आप वीडियो देख रहे हैं इसका, तो आप एक एक पॉइंट को लिखिए। ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स आप 5-5 पॉइंट दोनों फॉर और अगेंस्ट में रखिए और एक एक एग्जाम्पल भी जरूर ऐड कीजिए सब में। इससे क्या होगा कि आपकी समझने की भी पावर जो है अच्छी हो जाएगी, समझ भी सकेंगे आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर आप एग्जाम्पल दे के लिखते भी हैं मेंस के एग्जाम में, तो उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं जो नॉर्मल आंसर लिखेंगे उनसे। नेक्स्ट दिया गया है अब इसमें आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो कोई भी आंसर में आपको थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देना चाहिए। उससे आपका क्वेश्चन क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है कि आप कितने जागरूक हैं कोई भी चीज़ को लेकर, आप कितना उसके ऊपर काम किया है, कितना आपने उस विषय के ऊपर सोचा समझा है। तो आगे का राह इसमें दिया गया है कि मानव अधिकारों और गरिमा को बनाए रखने के लिए अधिकारों के स्वतंत्र उपयोग एवं कर्तव्यों के बीच न्यूनतम संतुलन को बनाए रखा जाना चाहिए और इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो ये कुछ सुझाव हैं जो कि दिया गया है इस पे। पहला है कि राज्य को मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के साथ साथ उसे संरक्षण प्रदान करने को अपना प्राथमिक
सामूहिक उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। नागरिकों द्वारा कर्तव्यों का पालन करना उसके लिए पूर्व शर्त नहीं होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक के न्यूनतम मूल अधिकारों जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को पूरा करना चाहिए, ताकि किसी भी कर्तव्य से पहले पर्याप्त जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सके। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना चाहिए। इससे जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर असमानता, असहिष्णुता आदि जैसी मूलभूत समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है कि अधिकारों पर निर्भरता के जोखिम को कम करना और कर्तव्यों की पूर्ति की संभावना को अधिकतम करना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता विकसित करने तथा नागरिकों को उत्तरदायी बनाने हेतु एक आधारभूत चार्टर का निर्माण करना चाहिए। जैसा कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 29(1) में उल्लिखित है कि प्रत्येक व्यक्ति का उस समाज के प्रति कर्तव्य हो जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो सके। तो किस प्रकार से एक पॉजिटिव वे में ये वे फॉरवर्ड लिखा गया है, आगे की राह लिखी गई है। तो ये आपको मैगजीन पढ़ने में यही सब सीखना है कि आपको किस प्रकार अपने आंसर को फ्रेम करना है, किस प्रकार आप पॉइंट्स में लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल देंगे, और फिर वे फॉरवर्ड में आप किस प्रकार एक पॉजिटिव एंडिंग के साथ अपने आंसर को आप एंड करेंगे। तो ये पहला टॉपिक था जो कि है अधिकार और कर्तव्य, राइट्स और ड्यूटीज से जुड़ा हुआ। और ये किससे रिलेटेड है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस और उसके बेसिक स्ट्रक्चर से, भारतीय संविधान प्रावधान और उसके मूल संरचना से रिलेटेड ये टॉपिक है। अगला जो इसमें टॉपिक दिया गया है वो है मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है। तो मान लीजिए कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी मेंस में, तो क्या करेंगे आप कि पहले आप उसके जो स्टैटिक पोर्शन है, आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा होगा, उसका नोट्स बनाया होगा, और ये जो अभी न्यूज़ में है इससे कुछ पॉइंट्स आप उसमें ऐड करेंगे, और यही चीज़ आप सेम अपने आंसर में भी करेंगे, तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा इससे। तो क्या दिया गया है, सुर्खियों में ये क्यों है मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन। तो ये हाल ही में भारत के महान न्यायवादी ने कहा है कि नागरिकों पर मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए विशेष कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, कि मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए नागरिकों पर कोई विशेष कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य इससे संबंधित तथ्य क्या दिए गए हैं, तो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एफडीज को लेकर संघ एवं राज्यों की सरकारों से एक याचिका पर जवाब मांगा था, और इस याचिका में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की एकता सहित अनुच्छेद 51 ए में शामिल सभी मूल कर्तव्यों को लागू करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार इसके लिए विस्तृत एवं सुपरिभाषित कानून बनाए जाने चाहिए। तो ये इसमें याचिका किया गया था कि मूल कर्तव्यों को लागू करने की मांग की गई थी, और उसके लिए उसको लागू करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो विस्तृत और सुपरिभाषित कानून बनाए जाने चाहिए। मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए याचिका में दिए गए तर्क, यानी कि मूल कर्तव्य नियम लागू करने के लिए कुछ नियम होने चाहिए, और इसके लिए याचिका में क्या क्या तर्क दिए गए थे। तो इसमें दिया गया था ये कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वे देश के आदर्शों को बनाए रखें और इसके विकास एवं बेहतरी में योगदान करें। यदि नागरिक इन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव अनुच्छेद 14, 19 और 21 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों पर पड़ता है। दूसरा दिया गया है कि लोगों द्वारा प्रायः मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किया जाता है, और इन उल्लंघनकर्ताओं में कानूनी अधिकारी भी शामिल होते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप अन्य नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। यानी कि जो मूल कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है, इसमें कानूनी अधिकारी भी जो ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये भी इसका उल्लंघन करते हैं, और इसका क्या प्रभाव होता है, इसका प्रभाव नागरिकों का मूल अधिकार जो है उसका उल्लंघन होता है। रंगनाथ मिश्र के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल कर्तव्यों को कानूनी और सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा लागू किया जाना चाहिए। तो ये आपको एक यहाँ से केस मिल गया सुप्रीम कोर्ट का, रंगनाथ में मिश्र का केस। तो इसको आप अपने आंसर में ऐड करेंगे कि मूल कर्तव्य से कानूनी और सामाजिक प्रतिबंधों को लागू किया जाना चाहिए। ये रंगनाथ मिश्र से रिलेटेड केस है। अब दिया गया है कि मूल कर्तव्यों की वैधता के पक्ष में तर्क और मूल कर्तव्यों की वैधता के खिलाफ तर्क। तो पहला दिया गया है कि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संविधान नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान करता है, साथ ही वह उनसे लोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार के लिए कुछ बुनियादी मानदंडों का पालन करने की अपेक्षा भी करता है। मूल कर्तव्य नागरिकों को निरंतर उपयुक्त दोनों बातें याद दिलाने के लिए शामिल किए गए हैं। इसका कारण यह है कि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अस्पष्टता, इसमें खिलाफ में तर्क दिया गया है कि इसमें अस्पष्टता होती है। ये कैसे, तो इसमें अस्पष्टता की कमी होती है क्योंकि कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं और उनमें इस्तेमाल किए गए शब्द जटिल है। उदाहरण के लिए आदर्श, संस्था, भ्रातृत्व, मानवता, मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो ये सारे कुछ शब्द अस्पष्ट हैं जिनसे कि
उनका जो इस्तेमाल है, जो शब्द दिए गए हैं वो जटिल शब्द दिए गए हैं। दूसरा इसमें दिया गया है पक्ष में तर्क अगर देखें तो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित होना। तो अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संबंध का वर्णन भगवत गीता में भी किया गया है। यह हमें सिखाती है कि हमारा कर्तव्य ही हमारा अधिकार है। तो देखिए किस प्रकार से भगवत गीता का यहाँ पर चर्चा किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको आंसर में इसी प्रकार के चीज़ों को आपको ऐड करना है और यही सब आपको यहाँ से सीखना है। तो यहाँ पे भगवत गीता का एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारा कर्तव्य ही हमारा अधिकार है। ये भगवत गीता में भी आपने पढ़ा होगा। अब समय आ गया है कि अधिकारों, स्वतंत्रताओं तथा दायित्वों को संतुलित किया जाए, साथ ही राष्ट्र के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी भावना को पैदा किया जाए। अब इसमें क्या दिया गया है, विपक्ष में अगर देखें तो दुरुपयोग की संभावना इसमें रहती है। कैसे? तो मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए नागरिकों को जिम्मेदार ठहराने की आड़ में सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों में कमी कर सकती है। मूल महत्वपूर्ण कर्तव्यों को लागू करना। तो कम से कम कुछ मूल कर्तव्यों को लागू करने की सख्त आवश्यकता है। उदाहरण के लिए भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो ये कुछ ऐसे मूल कर्तव्य हैं जिनको कि लागू किया जाना सख्त जरूरी है। इनको लागू करने की सख्त आवश्यकता है। जैसे कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो ये कुछ ऐसे मूल कर्तव्य हैं जिनको कि सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। और इसके विपक्ष में तर्क दिया गया है कि सामाजिक आर्थिक इससे चुनौतियां आती हैं। जैसे कि भारत गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी जैसे कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में मूल कर्तव्यों के पालन के लिए उन्हें बाध्य करना न तो व्यवहारिक है और न ही समय की मांग है। इससे जलवायु परिवर्तन पर क्या लाभ होता है मूल कर्तव्यों को लागू करने से? तो पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना न केवल सरकार बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। ऐसे कर्तव्यों को लागू करने की आवश्यकता है जो कि जलवायु परिवर्तन में और हमारे पर्यावरण को संतुलित करने में ये सहायता करे। और वर्तमान प्रावधान के अनुसार देखें तो वर्मा समिति के अनुसार कुछ मूल कर्तव्य पहले से ही लागू हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम, निवारण अधिनियम 1971, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और भारत के संविधान का अनादर नहीं कर सकता है। तो ये कुछ पक्ष और उसके विपक्ष में तर्क दिए गए हैं जिससे कि आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, जो अगर मूल कर्तव्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो। आगे की राह इसमें क्या दिया गया है, तो नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी परवाह किए बिना राज्य मानवाधिकारों को बढ़ावा दे एवं संरक्षण प्रदान करे और इसे राज्य को अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक के न्यूनतम मूल अधिकारों को पूरा किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी भी कर्तव्य का निर्धारण करने से पहले लोगों को पर्याप्त जीवन स्तर पर सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित करने होंगे। जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर असमानता, असहिष्णुता आदि मूलभूत समस्याओं से निपटने के लिए लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत किया जाना चाहिए और इससे अधिकारों को कम महत्व देने के जोखिम को न्यूनतम और कर्तव्यों को पूरा करने की संभावना अधिकतम किया जा सकेगा। लोगों में संवैधानिक नैतिकता विकसित करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए एक बुनियादी चार्टर बनाया जाना चाहिए। जैसा कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के उस समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हैं जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव होता है। अब इसमें निष्कर्ष में दिया गया है कि एफडीज में महान संतों, दार्शनिकों, समाज सुधारकों और राजनीतिक नेताओं के कुछ आदर्श, विचार और विश्वास शामिल हैं। यह निरंतर यह याद दिलाते हैं कि हमारे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका निर्धारण नागरिकों का ध्यान मातृभूमि के प्रति उनके कर्तव्यों की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया है। यह जॉन एफ कैनेडी के विचारों से स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि यह मत पूछिए कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह पूछिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है और इसे आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करेंगे अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी से, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड नोट्स बना रहे हैं। तो जॉन एफ कैनेडी का ये कोट है जिसमें कहा गया है कि यह मत पूछिए कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह पूछिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री स्पीच का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्री स्पीच। तो इससे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक हमने इस वीडियो में मूल कर्तव्य से जो संबंधित टॉपिक्स दिया गया है उसको किया। तो मूल कर्तव्य से संबंधित 2 टॉपिक इसमें दिया गया था जो कि न्यूज़ में था और इस दोनों टॉपिक्स से आपको नोट्स में ये सारे पॉइंट्स ऐड कर लेना चाहिए और दोनों को ये नहीं कि आपको अलग अलग लिखना है। इन दोनों टॉपिक से आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पक्ष में विपक्ष में तर्क करके 5-6 पॉइंट्स आप लिख लीजिए, आगे की राह लिख लीजिए
लीजिए और निष्कर्ष लिख दीजिए। जॉन एफ कैनेडी के जो दिए गए हैं कोट, उसको आप ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से आप इसे अपना नोट्स बनाएंगे और उसे याद करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन। और मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन तो हमने इसमें कर लिया। फ्री स्पीच यानी कि राइट टू फ्री स्पीच जो है ये फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। और इससे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे जो भी हम टॉपिक्स करेंगे इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये भी काफ़ी न्यूज़ में है और इस टॉपिक को हम इस मैगजीन से करेंगे। दूसरा है धर्मांतरण विरोधी कानून और दल बदल रोधी कानून। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक से क्वेश्चन फॉर्म होने के पूरे चांसेस हैं। रिजर्वेशन भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। रिजर्वेशन को लेकर जातिगत जनगणना इसमें दिया गया है, जो कि काफ़ी बिहार में ये न्यूज़ में था, जातिगत जनगणना। तो ये टॉपिक हम करेंगे आरक्षण से जो संबंधित है। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे इसमें हम करेंगे एक राष्ट्र एक भाषा। उसके बाद हम भारत में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को करेंगे। विशेष श्रेणी का दर्जा, ये टॉपिक हम करेंगे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आते हैं संघ संसद और राज्य विधानमंडल के टॉपिक में। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम संसदीय उत्पादकता में गिरावट यानी कि डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे इसमें ये करेंगे हम न्यायिक जवाबदेहिता यानी कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत में न्यायिक अवसंरचना। उसके बाद भारत में चुनाव से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं इन सबको हम करेंगे, क्योंकि चुनाव से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी न किसी तरीके से। तो चुनाव से संबंधित जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं इस मैगजीन में उन सभी को हम करेंगे। फिर आता है ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस से भी क्वेश्चन 66 में पूछा गया था और ई गवर्नेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ई गवर्नेंस से संबंधित जो भी दिए गए हैं इसमें हम उसको करेंगे। उसके बाद हम इसमें पंचायती राज जो दिया गया है, स्थानीय स्वशासन, इससे रिलेटेड टॉपिक्स करेंगे। और फिर नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारा दिया गया है संवैधानिक विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय। तो इसमें हम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI का जो टॉपिक दिया गया है इसको करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस मैगजीन से ख़त्म करेंगे विजन IAS के 365 से, जो कि BPSC मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।